तो टॉपिक चला यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट 3 है। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेज डाउन दैट टैक्सेस कैन नाइदर बी लिवाइड नॉर कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो इसका करेक्ट जवाब है आर्टिकल 265 में। ऐसा क्यों? क्योंकि 266 आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और साथ में 267 में प्रोविजन है रिगार्डिंग कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वहीं पे 368 अमेंडमेंट के रिलेटेड हो गया। और 300 में जो है वो ट्रेड का कुछ स्टार्ट होता है, आई थिंक 301 से 7 तक है ना। और 300 ए में है राइट टू प्रॉपर्टी, क्या है? एक लीगल राइट है। बोलो एकदम क्लियर। गुड, आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस जनरल डिस्कशन ऑन अ बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा। आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बिल पास होता है टोटल 5 स्टेप से वो गुजरता है। पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन स्टेप, जिसमें जस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है उस पर्टिकुलर बिल को। सेकेंड स्टेज जो है उसमें पूरा का पूरा जनरल डिस्कशन होता है उस पर्टिकुलर बिल पे। तो ये कहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग, है ना। अब बात आती है कि सारा कुछ डिटेल में मैं आपको पांचों के पांचों स्टेप बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डिनरी बिल की मैं बात कर रहा हूँ। पहला स्टेज है फर्स्ट रीडिंग, है ना। फर्स्ट रीडिंग होगा कि आइदर बाय अ मिनिस्टर या फिर कोई मेंबर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होता है ना। और ये पहला स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज में सेकेंड रीडिंग होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल रिसीव नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो द डिटेल स्क्रूटनी और रेज्यूमेज इट्स फाइनल शेप। इस स्टेज में टोटल 3 मोर सब स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से बताता हूं मैं आपको। स्टेजेस ऑफ जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज, ये 3 सब स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व है। कौन से स्टेज में? स्टेज 2 में। अब फिर स्टेज 3 में क्या होता है? थर्ड रीडिंग होती है। और इस स्टेज में डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। मतलब अभी डिटेल डिस्कशन हो गया सेकंड स्टेज में, तो थर्ड स्टेज में इसका या तो रिजेक्ट होगा या तो एक्सेप्ट होगा, मतलब वोटिंग होती है। फोर्थ स्टेज में क्या है कि सेम बिल सेकंड हाउस में जाता है, वहां पे सारे 3 स्टेप जो है ऊपर वाले 3 स्टेज वहां पे भी होते हैं। और फाइनली स्टेज 5 में एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। अगर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मिल जाता है तो बिल जो है एक्ट बन जाता है। अगर नहीं मिलता है तो मतलब प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर होता है विदहोल्ड करने का, एसेंट देने का और रिजेक्ट करने का। तो ये इस तरीके से कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। पहला, टू इम्प्लीमेंट नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बिल्कुल। बाई कंसेंट ऑफ स्टेट, एकदम। व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, ये भी एकदम सही है। और जब कोई पर्टिकुलर स्टेट राज्यसभा 2/3 वोटिंग से 2/3 मेजोरिटी से, है ना, एक रिजोल्यूशन पास करे तो भी ये चारों के चारों करेक्ट है। एक और होता है कंडीशन जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो पॉइंट वाइज बताता हूँ। हाँ, आर्टिकल 249 में ये है कि जब राज्यसभा पास करता है रिजोल्यूशन बाई 2/3 मेजोरिटी से, तो स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है कौन? पार्लियामेंट। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि जब इमरजेंसी लगी हो देश में एज पर आर्टिकल 250, तब भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। तीसरा कंडीशन है जब स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट, है ना। आर्टिकल 252 में है कि जब 2 या 2 से अधिक स्टेट, है ना, 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन एनी पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट, तो भी बना सकते हैं। और एक और प्रोविजन है, 2 और प्रोविजन है वैसे, कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को भी अगर इम्प्लीमेंट करना हुआ तो एज पर आर्टिकल 253 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट। साथ में ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 जब लगा हो उस पर्टिकुलर स्टेट में, तब भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। बोलो एकदम क्लियर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी, सबको पता है कि ये फाइनेंशियल कमेटी है, कई बार हमने पढ़ चुका है। टोटल 3 टाइप की फाइनेंशियल कमीशन होती है ना। और उसमें कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से राज्यसभा से कितने कितने होते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। कमेटी ऑन पिटीशन, कमेटी ऑन पिटीशन जो है एक फंक्शनल कमेटी है। ठीक है। ज्वाइंट कमेटी की बात ऑन स्टॉक मार्केट की बात किया जाए तो ये बना था एक एडहॉक कमेटी। देखो एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी में ये डिफरेंस है कि एडहॉक जो है टेम्परेरी बेसिस पे होती है, कि इसको कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। वहीं पे स्टैंडिंग कमेटी वो कंटिन्यू रहती है। जैसे डिपार्टमेंटल कमेटी जितनी है हमारे यहाँ पे, वो सबकी सब स्टैंडिंग कमेटी है। तो होपफुली आपने, है ना, मैच कर लिया होगा कि ए का कौन सा हो गया, फाइनेंशियल कमीशन ए का हो गया 3। तो ए का 3 देखो केवल एक ही ऑप्शन में है, यहीं से हमारा आंसर आ गया। बोलो एकदम क्लियर। ठीक है, आप बोल दिया करो, है ना, मैं सुन लिया करूंगा, डोंट वरी।
Which one of the following states has the highest number of reserved seat for the scheduled tribe in the लोक सभा? ध्यान रहे कि scheduled tribe का सबसे ज्यादा सीट कौन से लोक स्टेट में है, तो इसका करेक्ट जवाब है मध्य प्रदेश में। आई थिंक 29 सीट्स है शेड्यूल्ड ट्राइब का, है ना। हाँ, 29 सीट्स कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, फॉलोड बाई गुजरात में फिर 26 सीट, फिर महाराष्ट्र में 25 और उड़ीसा में 21, है ना। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां से शेड्यूल्ड ट्राइब के नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल? देखो यहाँ पर इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हो गया, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब है एक्चुअल में 4 मंथ। ऐसा क्या होता है समझिएगा ध्यान से। लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई भी बिल पास किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाता है ना। कोई बिल का मतलब ऑर्डिनरी बिल या फिर फाइनेंस बिल टाइप 2 का, है ना। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास गया, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, है ना। अब काउंसिल क्या करेगा? 3 महीने है उसके पास, उसमें अमेंडमेंट करने का, उसको रोक के रहने का, ठीक है। फिर 3 महीने के बाद उसको वापस भेजना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें जो भी अमेंडमेंट है वो करके फिर से भेजेगी किसके पास? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। तो फिर उसके पास 1 महीना रहेगा और, है ना, उसको असेंट देने का या रिजेक्ट करने का। तो टोटल कितना विद होल्ड कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल? टोटल 4 मंथ्स कर सकती है। दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर विल बी 4 मंथ्स। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गया। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा? ध्यान रहे, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। हमने राज्यसभा का भी एक्सक्लूसिव पावर देखा था, अब लोकसभा का देखने वाले। मनी बिल या फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा, बिल्कुल सही है। रिगार्डिंग द रिजेक्शन या अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल, बिल्कुल यहाँ पे राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ये किसमें होता है? लोकसभा में होता है। चौथा है, कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। देखो इसमें टोटल पावर किसका होता है? राज्यसभा का होता है ना। राज्यसभा इज मोर पावरफुल, तो इसलिए चौथा नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा इज द करेक्ट जवाब। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वही सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर आर्टिकल आप जानना चाहते हो मनी बिल का, कई बार हमने देख लिया है कि आर्टिकल 110 में मेंशन है क्या, कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो रिलेटेड है टैक्सेशन से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या बोरोइंग से, है ना, तो मनी बिल के कैटेगरी के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे जो है हर साल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द कमिंग ईयर, है ना। करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 0 आवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो देखो ये 0 आवर का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? कहीं से नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन इनोवेशन है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा इंडिया, है ना। अच्छा, 0 आवर और क्वेश्चन आवर, ये होपफुली आपको पता हो, नहीं होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। बस ध्यान रहे कि कैसा, कहाँ से लिया गया है, हमारा इंडियन इनोवेशन। आई थिंक 1962 से कंटिन्यू है, अभी तक चल ही रहा है ना 0 आवर का कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सीटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल जैसे बोल दिया, आप क्या समझोगे? लोकसभा में द टर्मिनेटेड बाई, है ना। सीटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में भी टर्मिनेटेड बाई किसके थ्रू? एडजमेंट साइन टाई, बिल्कुल की कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब मिलेंगे, बस ये हो गया कि एडजर्न हो गया। प्रोरोगेशन के, हाँ, सेशन एंड हो गया। डिसोल्यूशन की, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। तो ये तीनों तरीके से सीटिंग ऑफ द हाउस को टर्मिनेट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, आर्टिकल वाइज अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब है आर्टिकल 85 के क्लॉज 2 में कि वो एडजर्न कर सकते नहीं, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन कर सकते हैं। वहीं पे अगर एडजर्नमेंट या फिर की बात किया जाए, एडजर्नमेंट डन बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। चाहो तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Who has the right to issue money from the consolidated fund of India? किसके पास राइट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने में? तो कैग के पास ये अथॉरिटी है क्या? राइट है क्या? बिल्कुल नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर के पास बिल्कुल नहीं। ऑथराइज मिनिस्टर एकदम नहीं। तो वह क्या बचा? नन ऑफ द। एक्चुअल में राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। कि पार्लियामेंट, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई पार्लियामेंट, तभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक फंड है टू विच ऑल रिसीट एंड क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड, या फिर मतलब उसका हुआ या इशू कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। हेंस पार्लियामेंट हैज द राइट टू इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ, देखो वो स्टेट में होगा जहां पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो, है ना, नेग्लेजिबल हो, दैट्स वाई रिजर्वेशन ऑफ सीट वहां पे नहीं है। तो ऐसे राज्य हैं केरला और तमिलनाडु, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 1-2% बस पॉपुलेशन है एसटी पॉपुलेशन। देखो केरला में बात किया जाए तो यहाँ पे है 1.5% पॉपुलेशन और 1.2% है तमिलनाडु में, दैट्स वाई देयर इज नो रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन दीज स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एक्ट, ध्यान दे सोशल एक्ट की बात कर रहा। मीसा देखो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट है, तो इसलिए ये तो सोशल नहीं है। बाकी एंटी डाउरी भी है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक है। एक्चुअली अगर आप इसको देखो ना कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि ये तीनों के तीनों सोशल एक्ट दिख रहा, बट मीसा अगर आपको डिफिनेशन भी नहीं पता होगा, मतलब फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, फिर भी इसको आप टिक करके आ जाते कि हाँ मीसा एक्ट ऐसा है जो आया था 1971 में, है ना, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। किसके लिए आया था? टू इन्फोर्स एजेंसीज वेरी ब्रॉड पावर्स सो दैट दे कैन मेंटेन द पीस इन वॉर अफेक्टेड एरियाज, है ना, इंक्लूडिंग इनडेफिनिट प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, सर्च एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट वारंट्स एंड वायर टैपिंग। इट वाज नॉट अ सोशल एक्ट। नेक्स्ट है कि हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, है ना, जो कंटिजेंसी फंड हमने देखा है इस पर आर्टिकल 267 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट जो है उससे पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी नहीं, आफ्टर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल। देखो ऑथराइजेशन भले ही ना मिला हो पार्लियामेंट से, बट फिर भी वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऑथराइज कराना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या कंटिजेंसी फंड जो होता है प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट टू मीट अनफॉर्चून एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। हेंस प्रेसिडेंट तो स्पेंड कर सकते हैं इससे, है ना, इवन बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, बट इट सेल भी है ना, बिल भी नहीं है, सेल भी है, ऑथराइज बाय द पार्लियामेंट लेटर ऑन, बाद में जो है ऑथराइज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है The members of the Council of States are elected by, जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है, अगला भी देखते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट असेंबली दोनों बिल्कुल नहीं। मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी एंड ग्राम पंचायत एकदम नहीं। तो कौन चूज करता है उनको? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ईच एमएलए के पास एक काउंटेड वंस, है ना, एक ही बार काउंट होता है। वो आपको होपफुली पता हो कि क्या होता है कि हम नाम प्रायोरिटी बेसिस पे लिख देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब पहले की पहले काउंटिंग होती है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब का जब इलेक्शन आएगा उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा, है ना। बस समझते रहो कि ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। होपफुली आपको पता हो, नहीं पता होगा तो डोंट वरी, किसी ना किसी लेक्चर में आएगा तो बता दूंगा मैं। तो इतना ही लेक्चर था इस पे। अब देखो क्या है कि थर्ड पार्ट जब हम करते हैं तो मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो होपफुली आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। जैसे कि लास्ट में कुछ लाइन्स रहती हैं आज के लिए है कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, मोर टैलेंटेड देन यू नो एंड कैपेबल ऑफ मोर देन यू इमेजिन। कभी कभार क्या होता है कि हम अपनी सोच की वजह से हमारा जो टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको बहुत ही कम कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम उतने टैलेंटेड नहीं है या फिर हमें वो प्रतिभा नहीं है। लेकिन ये जो एक वर्ड है ना, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव, अब ये बिलीव इन योर सेल्फ जो है मिलके ये हो जाता है, इन वर्ड्स में ये पावर है जो आपको और बेहतर से बेहतर करने में मदद करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने टैलेंट को पहचानते रहिए।